हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अगला चैप्टर है 10वां अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। तो आज हम लोग तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब है कि ये लाइट का जो एक नेचर होता है तरंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि लाइट का पहले जो नेचर था वो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया था। जैसे आइजैक न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था कि प्रकाश कण के रूप में, कणिका के रूप में चलता है। मतलब किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म कणिकाएं, मॉसलेस, जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो, डेंसिटी बहुत कम हो, वो निकलते हैं। ठीक है, जिनके अलग अलग रंगों की साइज अलग अलग होती है। ठीक है, तो उन्होंने अपना सिद्धांत कणिका के रूप में दिया था, जिसे जाना जाता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करेंगे, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में भी लिखेंगे भी, तो चर्चा करेंगे। 1675 में अपना सिद्धांत दिया था ना। एक उसकी बहुत फेमस पुस्तक थी ऑप्टिक्स के नाम से, तो उसमें उसने उसका जिक्र किया है बहुत अच्छे से। और न्यूटन का चूंकि बहुत ज़्यादा फेमस वैज्ञानिक थे, तो न्यूटन की जो कणिका सिद्धांत था वो उसके आधार पर हम केवल 3 चीज़ों की व्याख्या आसानी से कर सकते थे। वो थी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हालांकि बाद में यह आया कि नहीं, प्रकाश मुड़ता भी है। और प्रकाश जो है वो परावर्तन और अपवर्तन की जो व्याख्या है, हम लोग जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें जो है डेवलप चीज़ें पढ़ते हैं। तो कैसे उसमें सुधार हुआ वो अब पढ़ना है हम लोगों को, कि कैसे कैसे सुधार होके तो वो चीज़ें आई। तो परावर्तन की व्याख्या करता है और अपवर्तन की व्याख्या करता है। इसके आगे वो बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाता है। फिर भी उसको कई सालों तक माना गया कि नहीं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो है, क्योंकि न्यूटन का नाम इतना काफ़ी चर्चित था, फेमस था, कि कई सालों तक उनको जो है, अब कम से कम 1675 में उसने अपना सिद्धांत दिया था, 1850 तक उसको माना गया। जबकि उसी के पैरेलल, मतलब उसी के समय में एक हाइगेंस, डच वैज्ञानिक थे, हाइगेंस ने उसने 1678 में भी अपना सिद्धांत दिया था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव है, यानी कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। लेकिन इसको बहुत महत्व नहीं दिया गया, इसको नकारा गया, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि न्यूटन का इतना अपना प्रभाव था कि लोग उसी के सिद्धांत को मानते थे। जबकि न्यूटन का जो सिद्धांत था वो 3 ही चीज़ की व्याख्या किया। एक की प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, परावर्तन अपवर्तन की। बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या नहीं किया, जैसे व्यतिकरण हुआ, आपका विवर्तन हुआ, ध्रुवण हुआ, ये सारी चीज़ों की व्याख्या करने में फेल हो गए। फिर भी लोग ये मानते रहे कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में चलता है ना। और 1850 में एक फोकाल्ट, यानी फोको नाम का वैज्ञानिक था। न्यूटन ने ये भी माना था, कि सघन मीडियम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और विरल में कम होती है। सघन में क्या होती है, थोड़ा सा यही उसकी कमी थी, उसने कह दिया था कि सघन में जो है प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और विरल में कम होती है। तो 1850 में बकायदा फोकाल्ट नाम वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, प्रकाश की चाल सघन में कम होती है और विरल में ज़्यादा होती है। और यही प्रयोग ने स्पष्ट होने से न्यूटन का कणिका सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। और हाइगन्स का जो सिद्धांत था, जिसने ये बताया था कि नहीं, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और विरल में कम होती है। और इस सिद्धांत से जो है
बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या भी हो गई, जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है इसकी व्याख्या हो गई, परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या हो गई, यहाँ तक कि व्यतिकरण की भी व्याख्या हो गई, विवर्तन की भी व्याख्या हो गई। ध्रुवण में थोड़ा सा ये फेल हो गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें ध्रुवण में क्यों फेल हो गया वो भी बताएंगे। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद हम लोग जो है सीधे हाइगन्स के प्रिंसिपल पे आएंगे कि हाइगन्स के प्रिंसिपल क्या है, फिर हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो जितना आज है उतना आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 10 है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका का स्पिरिक्युलर कहा जाता है इसको, कणिका सिद्धांत है ना। इसने अपना सिद्धांत क्या माना था, प्रकाश के नेचर के बारे में। हालांकि बाद में एक डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है प्रकाश के दो नेचर को बताया कि प्रकाश जो है डुअल नेचर होता है, यानी कभी कभी प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करता है और कभी कभी तरंग के रूप में व्यवहार करता है। क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो प्रकाश को कण मानने पर ही प्रूफ हो पाई, उसकी व्याख्या की जा सकी, और कुछ चीज़ें थी जिसको प्रकाश को तरंग मानने पर उसकी व्याख्या की जा सकी। जैसे कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये कण मान करके व्याख्या की गई थी आइंस्टीन के द्वारा। तो प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है, और यही हमने कहा व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण जो है इनकी व्याख्या हुई प्रकाश को तरंग मान करके। तो प्रकाश में डुअल नेचर होता है, ये हमने तो शुरू में ही बताया था, और ये दोनों नेचर एक साथ व्यवहार में नहीं लाता। जब अगर कण की तरह व्यवहार करता है तो वो सारी चीज़ें व्याख्या करता है, और तरंग के रूप में व्यवहार करता है तो ये सारी चीज़ें व्यवहार में आती हैं, यानी इसकी व्याख्या होती है। तो डी ब्रॉगली का भी हाइपोथेसिस सिद्धांत आएगा, ठीक है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत जो है 1675 ईस्वी में प्रकाश के कणिका सिद्धांत को बताया था। उनका ठीक 2 साल बाद हाइगन्स ने भी अपना प्रिंसिपल दिया था तरंग के बारे में, जिसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। 1850 में जाके मान्यता मिली, जब उसने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, सघन माध्यम में लाइट की वेग कम होता चाल और विरल में ज़्यादा, जबकि न्यूटन ने इसका उल्टा बताया था। न्यूटन का कणिका सिद्धांत ये था कि कोई भी प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म मासलेस, एक तरह से हाई इलास्टिक और लो डेंसिटी वाले छोटे छोटे कण निकलते हैं, जिनको उन्होंने कणिका कहा था, ठीक है। उन्होंने उसको क्या कहा था, कणिका कहा था, कणिकाएं कहा था, कार्स्पिक्यूलर्स कहा जाता है ना। तो अदृश्य एक तरह से होती हैं जो दिखाई नहीं देती, इन कणों को ही कणिका कहा गया। और ये कणिकाएं जो होती हैं वो प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में सरल रेखा में चलती हैं। प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में क्या होती हैं, सरल रेखा में चलती हैं। और उन्होंने कहा था कि जब ये कणिकाएं हमारे आँख के रेटिना में गिरती हैं तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश में जितने भी रंग होते हैं, सभी रंगों की कणिकाओं की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है, यानी शेप और साइज में सभी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और उन्होंने उनके ये सिद्धांत से केवल 3 चीज़ का प्रतिपादन व्याख्या हो पाई कि सरल रेखा में चलता है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या हो गई, जबकि आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं, इसको पढ़ना नहीं है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, और सघन में ज़्यादा होती है और विरल में कम होती है। ये सबसे वीक पॉइंट था उनका,
ठीक है, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत हम लोग लिख लेते हैं कि न्यूटन ने सन 1675 ईस्वी में सन 1675 ईस्वी में प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या क्या कहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म हल्के अदृश्य कण निकलते रहते हैं ना। अत्यंत सूक्ष्म हल्के अदृश्य कण निकलते रहते हैं, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब सूक्ष्म होते हैं, हल्के होते हैं, मतलब इसकी जो डेंसिटी होती है ना, कणिकाओं, इन्हें कणिकाएं नाम दिया था। और ये क्या होती है, इनकी जो है डेंसिटी बहुत कम होती है। यहाँ लिखेंगे इन कणिकाओं की घनत्व बहुत कम और प्रत्यास्था बहुत अधिक होती है। क्या लिखा जाएगा? प्रत्यास्थता बहुत अधिक और द्रव्यमानहीन होते हैं। होती हैं। घनत्व बहुत कम होगा, हल्के होंगे, प्रत्यास्था ज्यादा होगी और द्रव्यमानहीन होते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि कणिकाएं जो होती हैं प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में सरल रेखाओं में गमन करती हैं, चलती हैं। सभी दिशाओं में सरल रेखाओं में चलती हैं। मतलब सरल रेखा, सीधी रेखा में चलती हैं, ये तो बताता ही है। ठीक है, और अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं, ये भी बात बोली। अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। जाहिर सी बात है, तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, प्रकाश के साथ ऊर्जा आती है, ले जाती है। और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की कणिकाओं की चाल अलग अलग होती है। ये भी बताया उन्होंने कि विभिन्न माध्यमों में कणिकाओं की चाल अलग अलग होती है। लेकिन एक चीज यही थोड़ा वीक पॉइंट था, इनके अनुसार सघन माध्यम में
कणिकाओं की चाल अधिक तथा विरल माध्यम में कम होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो और इसमें लिख लिया जाए कि दो बातें उन्होंने और क्या कही। चलिए, बाद में इनका जो सिद्धांत फेल हुआ, तरंग सिद्धांत हाइगेंस का आया, तो उसको बहुत मान्यता मिली और वो बहुत सारी चीज़ों की सरलता पूर्वक व्याख्या किया। लेकिन न्यूटन का जो प्रभाव था उससे मान्यता बहुत लेट मिली। जब ये साबित हो गया कि नहीं, इनका जो ये सिद्धांत है वो बिल्कुल उल्टा बता रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती, जो कि बिल्कुल गलत था। फोको ने एक्सपेरिमेंटली साबित किया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद नंबर है कि जब ये कणिकाएं आँख की रेटिना पे गिरती हैं, पांचवा जो भी है, जब ये कणिकाएं आँख के रेटिना पर गिरती हैं तब वस्तुएं दिखाई देती हैं। छठवीं बात ये बोला उन्होंने कि सभी जो रंग होते हैं, सभी भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की जो कणिकाएं होती हैं वो अलग अलग शेप और साइज की होती हैं। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की जो कणिकाएं होती हैं वो साइजों में क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है ना, भिन्न भिन्न रंगों के क्योंकि 7 कलर होते हैं ना, रंगों के प्रकाश कणिकाओं की साइज अलग अलग होती हैं, या प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न साइजों की होती हैं, भिन्न भिन्न आकार और आकृति की होती हैं। कणिकाएं से भिन्न भिन्न आकार और आकृति की होती है, ये बात उन्होंने बताई है ना। तो इस सिद्धांत की सहायता से क्या हुआ, इस सिद्धांत की सहायता से निम्न की व्याख्या की जा सकी। पहला ये था कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सिंपल बात थी, प्रकाश सरल रेखा में चलता, उन्होंने कहा कणिकाएं सरल रेखा में चलती है। दूसरी, प्रकाश के परावर्तन की। तीसरी, प्रकाश के अपवर्तन की। न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो था वो यहाँ भी लिखें, किसकी व्याख्या नहीं कर सका, जिसकी सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी प्रकाश को तरंग मान करके, जिसमें हाइगेंस का प्रिंसिपल लगेगा। न्यूटन के कणिका सिद्धांत द्वारा निम्न की व्याख्या नहीं की जा सकी। पहला था व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा ध्रुवण। ठीक है ना, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। हालांकि न्यूटन के 2 साल बाद ही इसने हाइगेंस ने अपना जो
प्रिंसिपल था वो दे दिया था, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिल रही थी। और उसने ये भी कहा था कि प्रकाश की चाल विरल में कम और ज्यादा होती, सघन में कम होती। फिर भी और इसकी सफल व्याख्या भी कर रहा था, तब भी उसको मान्यता नहीं मिल रही थी। वो तो जब आकर के फोको ने 1850 में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि नहीं, सघन में प्रकाश की चाल कम और विरल में ज़्यादा होती है, तब जाकर के इसको पूरा बल मिला, इसको प्रभाव ये अस्तित्व में आया और इनको वहीं पे नकार दिया था। ये न्यूटन के नाम के वजह से इसको लोग मानने पे विवश थे कि इतना बड़ा वैज्ञानिक है तो इसकी बात सही होगी ना। तो उसके प्रभाव में अब सोच लीजिए 1678 से लेकर के 1850 तक इतने लंबे समय के बाद इसको जाके मान्यता मिली। फिर बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इसको और प्रूफ किया, उससे इसको और बल मिला 1801 में, है ना। हालांकि 1801 में ही वो कर दिया था, फिर भी सारी चीज़ें आ गई थी, फिर भी इसको मान्यता नहीं मिल रही थी। न्यूटन का इतना बड़ा प्रभाव था। बाद में इसको जब वो एकदम बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली साबित हो गया कि नहीं ये गलत बात है, तब जाके उसको मान्यता मिली। तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें फेल हो गई, इस पर ध्यान नहीं देना है। पहले सेल्वेस में था, अब तो है ही नहीं, ये भी नहीं है सेल्वेस में, तो सीधे हाइगेंस वाला था। तो ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब हाइगेंस ने अपना प्रिंसिपल, हाइगेंस थ्योरी क्या थी, फिर उसका द्वितीयक कणिकाओं का सिद्धांत क्या था, तो उन्होंने अपनी हाइगेंस की थ्योरी, है ना, हाइगेंस का जो सिद्धांत है, थ्योरी थी, फिर उसने अपना एक द्वितीयक कणिकाओं के सिद्धांत दिया था, अपना तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था। तो दोनों अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, इसने व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक, तो इसलिए ये फेल हो गया। अब आगे हम लोग जिसने सबकी व्याख्या कर दी। अब हाइगेंस ने ये भी कहा सरल रेखा में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सबकी व्याख्या कर दिया, ठीक। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब हम लोग असल में चलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल। तो हाइगेंस का सिद्धांत, उसने अपनी थ्योरी क्या बनाई, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। तो हाइगेंस की थ्योरी क्या थी, पहले उसको पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग हाइगेंस की थ्योरी पढ़ेंगे। 1678 में दिया था, तो हेडिंग है हमारी हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत मतलब थ्योरी। अभी एक सिद्धांत उसका और है द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में, वो क्या होती है, हाइगेंस का प्रिंसिपल, मतलब 1678 में उसने क्या बोला, ठीक है। तो हाइगेंस ने जो कहा कि हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार ये था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। और ये प्रकाश स्रोत से निकलकर तरंग के रूप में, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलकर तरंग के रूप में सभी दिशाओं में ये प्रकाश की चाल से चलती हैं तरंगें। उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और किसी प्रकाश स्रोत से ये तरंगे निकल करके सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। किस चाल से, प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में फैलती हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रारंभ में, बाद में उनमें सुधार हुआ है, गलती उनकी ये थी कि उन्होंने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य माना था। क्या माना था, अनुदैर्घ्य माना था। उन्होंने प्रकाश की तरंगों को अनुदैर्घ्य माना था
और जाहिर सी बात है कि अनुदैर्घ्य मतलब होता है जिसको चलने के लिए, जैसे ध्वनि तरंगे होती है ना, एक होता अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो प्रारंभ में हमको अनुदैर्घ्य माना था। जैसे ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जैसे ध्वनि को संचरित होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो इसलिए ध्वनि जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो उसको चलने के लिए मीडियम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उसने एक सर्वव्यापी जो है माध्यम की कल्पना किया, ईथर। ईथर मतलब वो रासायनिक पदार्थ नहीं, उसने एक ईथर नाम जैसा, काल्पनिक नाम जैसा उन्होंने एक माध्यम की कल्पना किया कि ये पूरे चारों दिशाओं में, जो पूरे पृथ्वी से लेकर पूरे वायुमंडल में एक ईथर नामक काल्पनिक मीडियम की क्या किया उसने। हालांकि बाद में ईथर की कल्पना को हटा दिया गया, बहुत सारी थ्योरी आगे आएंगी। आइंस्टीन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, है ना, रिलेटिविटी थ्योरी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी जो होती, उसमें जो है, उसमें एक्सपेरिमेंटली जो है पूरी तरह से उसका जो सिद्धांत था वो ईथर वाले मीडियम को पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं, मीडियम ऐसा कोई माध्यम में कोई ईथर नामक जैसा पदार्थ नहीं होता। इन्होंने एक कल्पना की, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि प्रकाश तरंगों को उन्होंने अनुदैर्घ्य तरंग मान लिया था। तो जिसको चलने के लिए किस मीडियम भी चाहिए। अब ये सूर्य की प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी तक आती हैं, तो बीच में तो निर्वात होता, वहाँ कुछ नहीं है ना। तो उसमें उसने कहा कि वहाँ पे एक ऐसा मीडियम पाया जाता है, ईथर नामक, जो बहुत ही हल्का होता है और जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है और उसकी प्रत्यास्था बहुत अधिक होती है। प्रत्यास्था क्या होती है, बहुत अधिक होती है, सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है और ये सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। और इसकी वेलोसिटी, वो मीडियम जो है सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, ये एक फार्मूला दिया गया था वेलोसिटी का, प्रकाश के। ये तो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम होने से ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लगभग कंपेरेबल उन्होंने कहा था कि सी के चाल से तरंगे चलती हैं, यानी प्रकाश की चाल से तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक है। और ये तरंगे जब हमारे आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो वो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश जितने भी कलर होते हैं, सभी तरंगों का जो साइज होता है, इन्होंने कहा वो भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें उन्होंने बताया कि डिफरेंट प्रकाश तरंगों का अलग अलग साइज की होती है। मतलब 7 कलर होते हैं ना, तो 7 रंगों की जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। तो ये इनकी प्रारंभिक थ्योरी थी, ये इनकी क्या थी, प्रारंभिक थ्योरी थी। ठीक, कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश की चाल से चलकर सभी दिशाओं में फैलती हैं प्रकाश की चाल से। और प्रारंभ में उन्होंने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य माना, जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए उन्होंने एक ईथर नामक काल्पनिक मीडियम की कल्पना की, जो कि भारहीन और उच्च इलास्टिसिटी यानी उच्च प्रत्यास्था और बहुत निम्न, मतलब लगभग 0 डेंसिटी का ये मीडियम होता है, सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या की, ताकि भाई मीडियम बीच में है नहीं, निर्वात है, प्रकाश किरणें पृथ्वी कैसे आ जाती हैं। तो कहा कि नहीं, वहाँ पे ऐसा मीडियम पाया जाता है।
और जब ये प्रकाश तरंगे हमारी आँख के रेटिना में गिरती हैं तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। विभिन्न प्रकाश तरंगों की जो आकार और आकृति होती है वो अलग अलग होती है। इनका प्रारंभिक सिद्धांत था। तो ये एक डच वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सन जो है 1678 में हाइगन्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1678 ईस्वी में हाइगन्स ने नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में अपना एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हाइगन्स का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे हाइगन्स के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अगर इसके लाइन वाइज लिखना चाहें तो लाइन वाइज भी लिख सकते हैं, या ऐसा ही लिखिए कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर, ये तरंगे जो होती हैं प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में ना, स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये इनका प्रारंभिक सिद्धांत था कि प्रकाश की चाल से चलती हैं। हाइगन्स ने प्रकाश तरंगों को क्या माना था? हाइगन्स ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग माना था ना। हाइगन्स ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग माना था, जिसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग माना था, तो जिसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगन्स ने क्या किया, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। इसीलिए हाइगन्स ने एक सर्वव्यापी, मतलब हर जगह व्याप्त, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। उन्होंने एक माध्यम मान लिया कि ईथर है सर्व जगह व्यापी, ईथर की कल्पना की और माना कि, मतलब क्या क्या माना, और माना कि ईथर क्या है, माना कि ईथर भारहीन है, इसका घनत्व बहुत कम और प्रत्यास्था बहुत अधिक होती, कि ईथर जो है भारहीन, मासलेस, भारहीन, इसका घनत्व बहुत कम तथा प्रत्यास्था बहुत अधिक
प्रत्यास्थता बहुत अधिक, मतलब प्रत्यास्था क्या होती? बहुत अधिक, तथा ये प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश करने वाला होता है ना। तथा ये प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश करने वाला होता है, यानी सभी पदार्थों में ये प्रवेश कर सकता है, क्योंकि इसकी चाल बहुत अधिक होती है, प्रत्यास्था बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत कम है, भारहीन है, तो किसी में ये प्रवेश कर सकता है। जब ये प्रकाश तरंगे हमारी आंख के रेटिना पे पड़ती हैं, जब ये प्रकाश तरंगे चाहे तो इसको लाइनिंग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट बना सकते हैं। जब ये प्रकाश तरंगे हमारी आंख की रेटिना पर गिरती हैं, तब वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तब वस्तुएं हमें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। और प्रत्येक तरंगों का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है, और मतलब प्रत्येक प्रकाश तरंगे का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है और अलग अलग आकार की होती थी। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कहने का मतलब होता है कि प्रकाश में 7 कलर होते हैं ना, तो वही विभिन्न रंगों की प्रकाश तरंगे जो भिन्न भिन्न कलर की होती हैं, तो 7 कलर होते हैं, तो तरंगे भी 7 रंग की होती हैं, और सातों का साइज अलग अलग होता है ना। सातों का क्या होता है? साइज अलग अलग होता है, आकृति अलग अलग होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें, एक लाइन और लिखना है। चलिए, तो प्रत्येक तरंगों का रंग अलग अलग तथा आकार भी अलग अलग होता है। प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। सातों कलरों का रंग, वही प्रकाश की विभिन्न तरंगे विभिन्न रंगों की होती हैं। तो प्रत्येक प्रकाश तरंगे जो होती हैं, प्रकाश या लिखे प्रकाश तरंगे, सबसे अच्छा, प्रकाश तरंगे अलग अलग रंगों की तथा अलग अलग आकारों की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं। सिंपल बात, प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अलग अलग रंगों के और अलग अलग आकार की होती हैं। ये तो न्यूटन ने भी कहा था। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हाइगन्स ने कुछ अपने और प्रिंसिपल दिए थे। ये उनकी प्रारंभिक थ्योरी थी प्रकाश तरंग के बारे में, ये तो है ही है। अभी आएगा कि हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो देखिए, आप चाहे तो इस बातों को उसमें भी जोड़ सकते हैं, हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का। तो देखिए, अगर प्रश्न में आता हाइगन्स का सिद्धांत, तो ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। अगर आता है कि हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो आगे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, उसको लिखेंगे। तो उन द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को पहले जान लेते हैं।
क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में उसको शामिल किया है। जैसे उन्होंने एक तरंगाग्र नाम लिया है ना। तरंगाग्र क्या होता है? वेव फ्रंट जिसको कहते हैं, तरंगाग्र। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी वेव फ्रंट तरंगाग्र। चलिए, तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी तरंगाग्र, वेव फ्रंट, है ना। तरंगाग्र, कभी कभी ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि तरंगाग्र क्या होता है। देखिए कि तरंगाग्र क्या होता है? एक पृष्ठ होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है, एक तल होता है ना। तरंगाग्र क्या होता है? एक पृष्ठ होता है, ठीक है। माध्यम में एक पृष्ठ की कल्पना की गई थी, तरंगाग्र उसी को माना गया था। जब तरंगे माध्यम में चलती हैं, भाई प्रकाश तरंग है, ध्वनि तरंग है, अनुदैर्ध्य तो माना है। पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि जब प्रकाश तरंगे मीडियम में चलती हैं तो मीडियम के कण क्या होते हैं? कंपन करते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश तरंगे माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के कण क्या होते हैं? सरल आवर्त कंपन करते हैं, है ना। तो किसी क्षण समान कला में, मतलब जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती है तो हर कण, जैसे एक यहाँ पहुंची यहाँ पे तो यहाँ का कण कंपन शुरू किया, ठीक है। फिर आगे पहुंची तो वहाँ का कंपन करना शुरू किया, लेकिन दोनों की कला में अंतर होता है। अभी हम लोग कला क्या होती है आगे भी चर्चा करेंगे, जस्ट आगे। जबकि 11th में आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा भी है, ऐसी बात नहीं है। तो कला है ना, कला मतलब होती है कि कंपन करने वाले कण की दिशा और स्थिति एक साथ बताने वाली राशि को कला, फेज कहा जाता है। तो जैसे जैसे दूर बढ़ती जाती है तरंग, माध्यम के कण कंपन करते जाते हैं। तो किसी एक टाइम की बात करें तो, क्योंकि तरंगे तो किसी स्रोत से निकलती है तो चारों दिशाओं में फैलती है, तो किसी एक तरंग जो है कि एक, मतलब तरंग जब चली तो किसी क्षण की बात करें, किसी निश्चित दूरी पे बात करें, किसी टाइम पर एक निश्चित दूरी तय करेगी। प्रकाश की चाल से चलते हैं तो किसी टाइम पर, जैसे c स्पीड से चल रही है, t टाइम पे कितनी दूरी देंगे t, तो प्रकाश स्रोत से इतनी दूरी पर जितने भी कण पाए जाएंगे सब एक साथ कंपन करना शुरू करेंगे, तो यानी सबकी कला जो है समान होगी। तो कहने का मतलब है कि माध्यम के जो है में उस जगह के जो कण है, यानी माध्यम में कंपन करने वाले कणों, उन सभी कणों को घेरने वाले, अगर उनको घेर दिया जाए किसी काल्पनिक पृष्ठ से, तल से, तो उन कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले कणों को घेरने वाले काल्पनिक पृष्ठ को, तल को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र। आगे और भी स्पष्ट से समझ में आएगा धीरे धीरे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक तालाब में अगर एक कंकड़ मारा जाए तो सर्कुलर वेव बनते हुए जाती है। वेव तो ऐसे चलती है, वेव चलने का तरीका तो ऐसे है, लेकिन पानी में आप लोगों ने देखा होगा कि वेव तो ऐसे चलती है, लेकिन एक कॉन्सेंट्रिक जो है सर्किल बनता जाता है ना। अगर हमने मान ली पानी में यहाँ पे मारा या डिस्टरबेंस उत्पन्न किया तो आप देखेंगे कि चारों ओर ऐसे ऐसे निकलती है, इधर ऐसे ऐसे जाएगी, इधर ऐसे ऐसे जाएगी, इधर ऐसे ऐसे जाएगी, इधर। लेकिन आपको देखने में ये लगेगा कि जो कंपन करने वाले हैं कण, जैसे जैसे सर्किल भी आपको उसमें नजर आएगी, इस तरह का सर्किल बनता हुआ आगे जाएगा, है ना। इस तरह से सर्किल बनता हुआ जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि जब तरंग का ये यहाँ पे एक साथ आए, है ना, ये एक साथ आए,
तो एक साथ ऊपर जाएगा तो यहाँ के जितने भी कण होंगे वो एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। जैसे दोलन तो करेंगे तो एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, तो यहाँ पे एक सर्किल बनेगी। यहाँ पे भी एक बनेगी। हो सकता है कि यहाँ कण ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ कण नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक सर्किल। आपने अनुभव किया होगा कि वो लहर जो उठती है वो सर्कुलर बनती जाती है, ऐसे ऐसे, यानी एक छोटा वृत्त, फिर बड़ा वृत्त, ऐसे 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 किनारे पहुंच जाती, ऐसे ऐसे बनती जाती है ना। तो वो जो सर्किल सर्किल चारों ओर बनता है वही वेव फ्रंट होता है। क्या होता है? वही वेव फ्रंट होता है, तरंगाग्र उसी को कहा जाता है ना। नहीं तो शांत जल में आप किसी कंकड़ को मार के आप फील कर सकते हैं उसको, तो वही तरंगाग्र होता है। क्योंकि तरंगे एक यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगी तो चारों ओर वहां पहुंचेगी ना, तो वहां के सारे कण एक साथ बाहर आएंगे, एक साथ अंदर जाएंगे। फिर कुछ दूरी पे जाएंगे तो वहां का कला में कोई अंतर होगा, यहाँ के कण का कला कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। तो यहाँ चारों ओर को घेरेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, एक पृष्ठ बन जाएगा, क्योंकि 3D होता है ना, चारों ओर हो जाती है। तो वो पृष्ठ को ही हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि किसी माध्यम में समान कला में, किसी माध्यम में समान कला में, समान कला मतलब है कि या ये इस तरह से लिखिए पहले कि जब प्रकाश तरंगे माध्यम में चलती हैं, क्या होती हैं? चलती हैं, तब माध्यम के कण सरल आवर्त कंपन करते हैं, है ना। तो किसी क्षण माध्यम के, यहां लिखेंगे कि करते हैं, किसी क्षण माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले, कणों को घेरने वाले, कणों को घेरने वाले काल्पनिक तल पृष्ठ को घेरने वाले काल्पनिक तल कामा पृष्ठ, तल या पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। तो जब प्रकाश तरंगे माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के कण सरल और कंपन करते हैं। किसी क्षण माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों को घेरने वाले काल्पनिक तल या पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। और एक चीज और है कि जो वेव चलती है वो पृष्ठ के हमेशा क्या होती? लंबवत होती। जैसे वेव तो ऐसे ऐसे चलेगी, अब यहाँ कंपन करने वाले कणों को ऐसे हमने घेर दिया, देखिए ये वाली सेंटर से ऐसे चल रही है तो इस पे क्या होगी? ये लंब पड़ती है ना। तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो तरंगाग्र पे क्या होती है? लंब होती है। तरंगाग्र पे क्या होती है? लंब होती है ना। तरंगाग्र पे क्या होती है? लंब, जिसको हम लोग प्रकाश किरण के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी केवल डिफिनीशन पूछे तो आप यहीं पे रोक दीजिएगा। हालांकि हम इसके बारे में 2-3 चीजें और भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर केवल 1 नंबर में पूछे तो आप रोक सकते हैं, फिर इसको बढ़ाने। देखिए जैसा प्रश्न वैसा आंसर होना चाहिए। अगर वो केवल आपको तरंगाग्र के बारे में कहा इसको डिफाइन करिए तो आप उसे केवल डिफाइन करिए।
हालांकि उसके बारे में हम 2-3 चीज़ें और भी लिखेंगे कि जो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश तरंगाग्र पे लंब होती हैं, है ना। उनकी जो प्रकाश तरंगों के चलने की जो दिशा होती है वो तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी वो लंबवत चलती है। ठीक है, तो वो जब पूछेगा तब लिखेंगे। केवल डिफिनेशन पूछा, देखने पता चला कि हमने पूरा लिखवाया तो डिफिनेशन में आपने पूरा उतारा, तो इतना टाइम आपने झूठी वेस्ट कर दिया। अब देखिए तरंगाग्र के लंबवत खींची गई जो रेखा होती है, यानी कहने का मतलब है तरंगाग्र के लंबवत अगर कोई हम रेखा खींचें तो वो तरंग संचरण की क्या होती है, दिशा होती है। यानी कहेंगे कि तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, सीधी बात कह सकते हैं। अगर तरंगाग्र के लंबवत कोई रेखा खींचें तो तरंग के संचरण की दिशा होती है। जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया कि लंबवत ही पड़ती है, तो कहने का मतलब तरंग के संचरण की दिशा जो होती है वो तरंगाग्र के लंबवत होती है ना। तरंगाग्र के क्या होती है, लंबवत होती है। ये कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, तरंगाग्र के लंबवत होती है। मतलब संचरण जो होता है वो तरंगाग्र के लंबवत ही होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर तरंगाग्र के लंबवत अगर हम कोई रेखा खींचें तो वो रेखा क्या बता देती है, तरंग के संचरण की दिशा, और उस रेखा को हम लोग किरण कहते हैं, है ना। उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो प्रकाश तरंगों तो किरण आपने जाना कि जिस सरल रेखी मार्ग का अनुसरण करता है उसे किरण कहा जाता है। तो प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है ना। तरंगाग्र के क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। जैसे ये स्रोत है, यहाँ से चारों दिशाओं में तरंगे चल रही हैं, तो किसी क्षण की बात करें यहाँ यानी इससे समान दूरी पर, अभी आगे हम लोग बताएंगे, इससे समान दूरी पर सभी कण समान कलाम कंपन करेंगे तो इनको घेरेंगे, तो क्या हुआ, ये तरंगाग्र कहलाया। और ये इस पृष्ठ पे क्या हुआ, लंबवत तो ही, ये सब इससे लंबवत हुई, तो यही तो रे है, यही तरंगों के चलने की दिशा है, यही। तो हमेशा प्रकाश संचरण तरंगों की जो संचरण की दिशा होती है चलने की, वो पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। प्रकाश स्रोत के आधार पे तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला इसमें है क्या कहते हैं, पहला है गोली तरंगाग्र, स्फेरिकल गोली तरंगाग्र, है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है। अभी हमने उसका उदाहरण दे भी दिया कि जैसे एक लाइट का बल्ब होता है, बिंदु आकार का होता है, तो उससे प्रकाश चारों दिशाओं में निकलता है ना। तो जब उसको चारों दिशाओं का मतलब अब इधर उधर ऊपर नीचे चारों दिशाओं में प्रकाश, अब चारों ओर से उसको घेरेंगे तो क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा ना। तो उसका वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब एक गोली होता है, यानी कि 3D में गोली होता है, एक गोला होता है एक तरह से। तो बिंदु प्रकाश स्रोत के लिए तरंगाग्र गोलाकार होता है, ये लिखेंगे, बिंदु प्रकाश स्रोत के लिए तरंगाग्र
गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। प्रकाश किरणें जो होते हैं गोली तरंगाग्र के पृष्ठ पे लंब होती है। प्रकाश किरणें गोलीय तरंगाग्र गाग्र पर लंब होती है। वो तो अभी जाहिर सी बात है, भी बात होगी कि लंबवत होती है तो लंब होती हैं। ठीक है, अभी हमने इसकी चर्चा भी की है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए, तो गोलाकार होती है, ठीक है ना। एक बिंदु स्रोत है तो उससे चारों दिशाओं में तो निकलेंगे प्रकाश तरंगे। तो माध्यम के कण कंपन करते हैं तो उन कणों को कंपन जो समान कला में उनको अगर घेरा जाए तो एक स्फेयर तो बनेगा, एक स्फेयर बनेगा इस तरह से, चारों दिशाओं में निकलेंगे तो इस तरह का कॉन्सेंट्रिक स्फेयर बनेंगे सब। इस तरह से तरंगाग्र बनेंगे। यहाँ से रे इधर जाएगी, इधर जाएगी, ये इसके लंबवत पड़ेगी। ऐसे 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 जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो स्फेरिकल होता है, ये बिंदु स्रोत है, प्रकाश बिंदु स्रोत बिंदु आकार का अगर होता तो स्फेरिकल हो, और ये इसके लंबवत प्रकाश तरंगों किरणों की दिशा होती है, संचरण की दिशा होती है, पृष्ठ पर लंब होती है। ठीक, तो अब रेखी तरंगाग्र दूसरा हमारा है, रेखीय तरंगाग्र है ना, लीनियर जिसको कहते हैं, लीनियर वेव फ्रंट। तो जैसे यदि प्रकाश स्रोत क्या हो, रेखी हो, तो उससे उत्पन्न तरंगाग्र जो है रेखी तरंगाग्र कहलाते हैं, है ना। जैसे बेलनाकार तरंगाग्र, तो रेखी तरंगाग्र मतलब जिसको गोली तरंगाग्र या रेखी तरंगाग्र या जिसको बेलनाकार तरंगाग्र भी कहते हैं। अगर प्रकाश स्रोत एक रेखी हो तो उसका तरंगाग्र कैसा होता है, बेलन की टाइप का होता है, बेलनाकार होता है ना। उसी को रेखी तरंगाग्र कहते हैं या बेलनाकार तरंगाग्र बोल सकते हैं इसको, बेलनाकार। अगर प्रकाश स्रोत रेखी होगा तो बनने वाला तरंगाग्र कैसा होता है, तो रेखी प्रकाश स्रोत के लिए यहाँ पे लिखेंगे रेखीय, अभी बताएंगे कैसे। रेखी प्रकाश स्रोत के लिए इसको हम लोग बेलनाकार तरंगाग्र लिखना चाहिए। रेखी प्रकाश स्रोत के लिए तरंगाग्र बेलनाकार होता है, पाइप जैसा होता है, बेलनाकार होता है ना। रेखी प्रकाश स्रोत के लिए तरंगाग्र कैसा होता है, बेलनाकार होता है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल है, जैसे ये रेखी प्रकाश स्रोत है, ठीक, बेलन 3D होता है। अब एक जैसे रॉड है, अब जैसे प्रकाश किरणें जैसे देखिए यहाँ से भी निकल रही हैं, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, है ना, चारों दिशाओं में जाएंगी, इधर जाएंगी, है ना, इधर जाएंगी, ऐसे निकलेंगे चारों दिशाओं में ऐसे। उसी तरह से यहाँ पर भी मान ले हम एक एक जगह का ले रहे हैं, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, है ना, ऐसे चारों दिशाओं में निकलेंगे, इधर इधर इधर,
3D पिक्चर बनाएंगे चारों दिशाओं में, है ना, ऐसे निकलेंगे, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर, चारों दिशाओं में गई, तो कॉन्सेंट्रिक बनेगा। जैसे अब इसको घेरा जाए इस तरह से, और इसको ऐसे घेरा जाए, है ना, इसको ऐसे राउंड बना दीजिए, तो चारों दिशाओं में ऐसे बनेगा ना। और कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है, रेज ऐसे गई, मतलब ऐसे और भी अगर बना दें बड़ा सा तो और भी बनेगा, मतलब कॉन्सेंट्रिक ऐसे फैलती जाएंगे, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। अब देखिए यहाँ के सारे कण एक साथ कंपन कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ी तो उसके कण एक साथ कंपन करेंगे, फिर आगे बढ़ी तो एक साथ कंपन करेंगे। मतलब इनका जो है, अगर इसके इन रेखाओं को, कणों को घेरता हुआ अगर एक पृष्ठ खींचे तो क्या बनेगा, एक बेलन का निर्माण होगा, ठीक है ना, एक बेलन बनेगा ये। तो कहने का मतलब होता है कि बेलनाकार बनेंगे। कॉन्सेंट्रिक की अगर बात करें, बेलनाकार बनेंगे, ऐसे बढ़ती जाएंगी रेज जो है, ऐसे चारों दिशाओं में फैलती जाएंगी, है ना। ऐसे तो एक बेलनाकार होता है, कॉन्सेंट्रिक बेलनाकार होता है। अब आएगा समतल तरंगाग्र, इसका स्क्रीनशॉट है, फिगर बनाना होगा तो बना लीजिए, ले लीजिए। अब हम चलते हैं समतल तरंगाग्र के ऊपर जल्दी से, ठीक है, चलिए। तीसरा हमारा है समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। देखिए ये जो अभी हमने रेखी प्रकाश स्रोत या बिंदु प्रकाश स्रोत कहा, ये दोनों जो है समतल तरंगाग्र बना सकते हैं, है ना। ये दोनों समतल तरंगाग्र की तरह बिहेव कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि ये स्रोत बहुत दूर स्थित हो। कहाँ हो, बहुत दूर स्थित हो, यानी कि इनफाइनाइट, अनंत पे स्थित हो या बहुत दूर स्थित हो। तो क्योंकि जब हम दूर स्थित किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे आती हैं तो बिल्कुल क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं। क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो उससे बनने वाला तरंगाग्र कैसा होता है, समतल होता है। उससे बनने वाला तरंगाग्र कैसा होता है, यानी प्रकाश स्रोत बिंदु ही प्रकाश स्रोत हो, इसके लिए कोई अलग प्रकाश स्रोत नहीं होता है। बिंदु प्रकाश स्रोत, रेखी प्रकाश स्रोत ही अगर बहुत दूर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो उससे बनने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होते हैं। क्योंकि माध्यम में तरंगे केवल एक ही दिशा में चलती हैं। मतलब है कि अगर हम एक डायरेक्शन की बात करें ना, जैसे सूर्य से प्रकाश किरणें होती हैं, हम एक पोर्शन की बात करें तो वो हमारे एक पोर्शन में पैरेलल ही आता है, क्योंकि हम ना उसके इस साइड का देख पा रहे हैं, ना इस साइड का देख पा रहे हैं, ना उसके उस साइड का देख पा रहे हैं, तो हम एक पोर्शन देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है पैरेलल। तो कहने का मतलब है कि वो लाइन कैसे आती है, पैरेलल आती है। रेस कैसी चल के आती हैं, पैरेलल आती हैं। और तरंगाग्र जानते हो कि इसके लंबवत होता है, ठीक, इसके क्या होता है, लंबवत होता है। तो इस पे अगर हम वेव फ्रंट खींचें तरंगाग्र तो कैसा बनेगा, प्लेन, क्योंकि यहाँ का यहीं के कण मान लेते हैं तो कंपन कर रहे हैं, है ना। तो सारे इसी को घेरते हुए अगर हम तल खींचें, क्योंकि भाई एक डायरेक्शन में है तो एक प्लेन बनेगा ना, समतल प्लेन बनेगा, क्योंकि ये
केवल ऐसा नहीं है, पूरा मोटाई में आती है, तो यहाँ पे एक प्लेन बन सकता है इस तरह से। ये पहला तरंगाग्र हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया, इस तरह से प्लेन बन सकता है ना। तो ये समतल तरंगाग्र कैसा होता है? समतल तरंगाग्र। यहाँ का कण एक साथ कंपन करेंगे सब, तो इसको घेरेंगे तो एक तल बनेगा। यहाँ का कण एक साथ कंपन करेंगे, इसको घेरेंगे तो एक बनेगा। यहाँ के कण, यहाँ के कण, तो एक प्लेन का निर्माण करेंगे। हमने असल में ये प्लेन नहीं दिखाया है, आप चाहे तो इसको प्लेन बना सकते हैं, है ना। एक प्लेन बना सकते हैं इसमें। तो एक समतल प्लेन बन जाता है। या तरंगे तो हमारे हम सीधे सीधे ऐसे ऐसे भी चलती हैं, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे भी तरंग चल सकती हैं। तो इस तरह से बनाएं कि जैसे देखिए, ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे। फिर उसी तरह एक और लें, पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे। तो देखिए, एक कण में कंपन करने वाला प्लेन ऐसे बनेगा, फिर ये हमारा ये ले रहे हैं तो ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे। चाहे तो हम इनको लेकर के बनाएं, चाहे ये ऊपर वाले को लेकर के बनाएं, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन बनाएंगे। देखिए, समान कला में कंपन करने वाले कणों को घेरना, ठीक। आप चाहे ऊपर ऊपर वाले को लेकर के भी बना सकते हैं, है ना। एक प्लेन ये भी बनेगा, ठीक। तो समतल होता है। तो ये हम लिखेंगे कि यदि बिंदु प्रकाश स्रोत, कहेंगे कि यदि बिंदु प्रकाश स्रोत यदि बिंदु प्रकाश स्रोत अथवा रेखीय प्रकाश स्रोत अथवा रेखीय प्रकाश स्रोत बहुत दूर स्थित हो, बहुत दूर क्या हो? स्थित हो, अथवा अनंत पर हो तो, अथवा अनंत पर हो तो। जब प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो, अनंत पे हो, तो उससे बनने वाला तरंगाग समतल तरंगाग होता है। तो उससे बनने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। कैसा होता है? समतल तरंगाग्र होता है। इसी बात को इस तरह से बोल सकते हैं कि यदि माध्यम में तरंगे केवल एक ही दिशा में उत्पन्न हो रही हैं, यदि माध्यम में तरंगे केवल, वही बात हमने कहा ना कि एक दिशा की बात है, तो यदि माध्यम में तरंगे केवल एक ही दिशा में उत्पन्न हो रहे हैं, एक ही दिशा में उत्पन्न हो रही हो तो मतलब ये हमने एक डायरेक्शन लिया ना, अगर ये इसी को चारों ओर से घुमा दें तो एक सर्किल बन जाएगा, है ना। अगर इसी को ले जा करके कहीं एक जगह मिला दें, या अगर इस तरह का स्रोत होगा तो बेलन बन जाएगा, ठीक है। तो तरंग चलने के लंबवत खींचा गया पृष्ठ अगर एक ही दिशा में उत्पन्न हो रही हो, तो तरंग चलने के लंबवत खींचा गया पृष्ठ समतल पृष्ठ होता है। क्या होता है? समतल तरंगाग्र होता है। एक तरह से समतल पृष्ठ होता है या समतल तरंगाग्र होता है।
देखिए एक ही दिशा में चल रही है ना, तो इसके लंबवत खींचा गया पृष्ठ कैसा बन रहा है, समतल। तो ये समतल तरंगाग्र। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इसके महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। यही मेन कहानी है जिसको हमें दिमाग में बैठा करके आगे का अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो जल्दी इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आगे हमने दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, हम हेडिंग डालते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं, वेवलेट्स जिसको कहते हैं, तरंगिकाओं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अक्सर पूछा जाता है। इसी में देखिए तरंगाग्र भी आएगा, तो हमने उसके बारे में पहले ही से बता दिया, प्रिंसिपल है ना, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग के संचरण की व्याख्या के लिए, है ना, तरंग संचरण की व्याख्या करना है, उससे हमें और सारी चीज़ों की व्याख्या करना है, जैसे अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, व्यतिकरण की व्याख्या, विवर्तन, भ्रूण, सारी चीज़ों में संचरण की व्याख्या करने के लिए जो है एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उसी को हम लोग कहते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। मतलब है कि वेव जो चलती है कैसे कैसे आगे बढ़ती है ना, उसके बारे में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, यानी मेनली संचरण के बारे में। इसी चीज को हम अपने दिमाग में रख करके आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे, जैसे परावर्तन की व्याख्या करना हो, अपवर्तन की व्याख्या करना हो। ठीक, चलिए, हाइगेंस ने किसी माध्यम में, यहाँ लिखेंगे हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग संचरण की व्याख्या करने के लिए, तरंग संचरण की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, है ना, संचरण की व्याख्या के लिए सिद्धांत, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं, जो निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहली बात तो उन्होंने तरंगाग्र के ही बात कही कि जब माध्यम में तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं, है ना। तो किसी क्षण समान कला में, यानी हम पहली बात देखते हैं कि जब माध्यम में, जो हम लिख चुके, जब माध्यम में तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण पहली बात तो वही है, सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं, सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं, है ना। मतलब इस तरंगाग्र की डिफिनीशन है पहली, अभी हमने जो लिखा था,
सरल अवध कंपन करने लगते हैं। तो किसी क्षण समान कला में, किसी क्षण समान कला में, किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों को, है ना, घेरने वाले काल्पनिक पृष्ठ को, काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ये बात उन्होंने लिखी। पहली बात उन्होंने बताई किसको, तरंगाग्र। तरंगाग्र का जिक्र करना जरूरी था क्योंकि आगे इसी पे आधारित है सब। अब देखिए दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने क्या बोला दूसरी बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि तरंगाग्र जो बनता है, तरंगाग्र क्या है, जो बनता है, उस पर स्थित, तरंगाग्र पे स्थित माध्यम का जितने भी कण होते हैं वो नए तरंग स्रोत का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमने पहला तरंगाग्र बनाया, जो पृष्ठ खींचा, वहां पे जितने भी कण होते हैं वो एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, एक स्रोत की बात व्यवहार करते हैं, नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, मतलब नए तरंग स्रोत का काम करते हैं, जिससे सभी दिशाओं में तरंगिकाएं निकलती हैं, जिससे सभी दिशाओं में क्या होती हैं, तरंगिकाएं निकलती हैं, जिसे हम लोग द्वितीयक तरंगिकाओं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है ना, जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे ये वेव फ्रंट है पहला, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितने भी कण स्थित हैं ये नए तरंग स्रोत यानी प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। इससे नई तरंगे निकलती हैं, इससे नई तरंगे निकलती हैं जिनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यानी कि ये मान लो यहाँ से ये जो ऐसे निकलेगा, ये बिंदु है तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकल, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। ये तो पहली वाली है ही है, ये जो निकालेगा ये द्वितीयक बनेंगी, ये द्वितीयक बनेंगी, ये द्वितीयक बनेगी, है ना। ये सभी दिशाओं में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से पहली वाली तरंग आई थी। जो पहली वाली तरंग जिस चाल से आई थी उसी चाल से ये सभी दिशाओं में फैलती है। चाल में कोई डिफरेंस नहीं होता, आगे चलती है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बोली। ठीक, तो यही बात लिखेंगे कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण यानी उस पहले वाले तरंगाग्र पर एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, एक नए प्रकाश स्रोत या एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, स्रोत का कार्य करता है। माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का क्या काम करता है, कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगे निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं। क्या है, नई तरंगे निकलती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, या उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं या उत्पन्न होती, बात एक ही है, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगे जो है प्राथमिक तरंगों की चाल से चलती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंग के ही चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं जो हैं वो प्राथमिक, जो पहली वाली है, प्राथमिक तरंग के ही चाल से
माध्यम में आगे बढ़ती हैं। माध्यम में क्या होती हैं? आगे बढ़ती हैं। ये बात महत्वपूर्ण, ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारा तरंगाग तो है ही है। अब क्या बोला उन्होंने? अब ये बोला कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाएं, अभी हम बनाएंगे, किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ अगर कोई पृष्ठ खींचें, स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें, यह पृष्ठ उस क्षण जो है तरंगाग्र की एक नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो हम लिखते हैं कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचें, तो यह पृष्ठ तरंगाग्र की एक नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यह पृष्ठ जो है उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, मतलब एक द्वितीयक तरंगाग्र की बात करें अगर कहा जाए तो द्वितीयक तरंगाग्र। अब यही क्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है ना? इसी क्रिया की दिख रहा है पुनरावृत्ति होती रहती है। अब माध्यम में नए नए तरंगाग्र बनते रहते हैं, है ना? और नए नए तरंगाग्र बनते रहते हैं। माध्यम में नए नए तरंगाग्र बनते रहते हैं, है ना? तथा इसके निर्माण द्वारा तरंग आगे बढ़ती रहती है ना? तथा इसके निर्माण द्वारा, इसको मिटा दें तो आगे लिखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके निर्माण द्वारा तथा इसके निर्माण द्वारा तरंगे आगे बढ़ती रहती हैं। चलिए, तथा इसके निर्माण द्वारा तरंगे आगे बढ़ती रहती हैं। तथा इसके निर्माण द्वारा तरंगे आगे बढ़ती रहती हैं। तरंगाग्र बनते रहते हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, ठीक है, आप समतल भी ले सकते हैं, जैसे ये प्रकाश स्रोत है? और यहाँ से जो है मतलब है कि एक रेज, यहाँ से तरंगे प्रकाश निकलती हैं। हम एक डायरेक्शन की बात केवल करें, सारी डायरेक्शन की नहीं। t=0 पर मान लीजिए यहाँ पे निकलना शुरू करती हैं और c प्रकाश के चाल से ही वो t समय में ct दूरी तय करके यहाँ पहुँचती हैं चारों दिशाओं में, मतलब उसका पहला वेव फ्रंट यहाँ बनाते हैं, है ना? पहला।
ठीक। तो मतलब इसका ये इतनी दूरी जो है चलती है, यहाँ से निकली तो टी समय बाद यानी टी बराबर टी पे वो सी चाल से चलनी है तो टी कितनी सी टी दूरी तय करेंगे। तो चारों दिशाओं में जो दूरी होगी ये सी टी दूरी तय करके के यहाँ, तो चारों दिशाओं में यहाँ यही दूरी यहाँ पर भी बनेगी, यही दूरी यहाँ पर भी बनेगी, यही दूरी चारों दिशाओं में, ठीक है, पहुँचेंगे। तो ये पहला वेव फ्रंट, यहाँ के सारे कण एक साथ कंपन करना शुरू किए तो माध्यम के उस क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों को ऐसे घेर दिया गया, ठीक है। तो घेर दिया गया तो वहाँ के एक पृष्ठ बन गया काल्पनिक, जिसको हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। तो ये पहला तरंगाग्र है, ठीक है, जिसको हम लोग मान लीजिए ए बी मान लेते हैं, ठीक। हाइगेंस ने क्या बोला कि हाइगेंस इसके पृष्ठ पर जितने भी कण हैं, एक तरह से और भी सारे कण होंगे, वो एक नए प्रकाश स्रोत, ये नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं और उनसे एक नई तरंगे निकलती हैं। तो ये भी बिंदु स्रोत हो तो जिसको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जैसे इससे निकला है ना, इससे ऐसे निकला है ना, ऐसे निकला, तो इससे नई तरंग स्रोत द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती, ऐसे ऐसे निकला, ठीक है। ये तो ये वाली चीज ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ये इसी को कहा जाता है द्वितीयक तरंगिकाएं, है ना। अब इनको स्पर्श करता हुआ इन सबको, ये जो आगे वाली है, देखिए एक चीज और है कि हाइगेंस ने इसके बैकवर्ड मतलब इस साइड वाली चीज को अमान्य कर दिया। इस पे उसने कहा कि वो आगे बढ़ती हैं पीछे नहीं बढ़ती हैं, और इसको समझाना थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, एडवांस लेवल की चीज है। तो उसने कहा कि आगे बढ़ती हैं, पीछे वाले को उन्होंने नकार दिया, अपने सिद्धांत में कहा कि इस पे ध्यान नहीं दिया, पीछे वाली पे, है ना। तो इन सबको स्पर्श करता हुआ अगर एक पृष्ठ खींचे, जैसे इनको स्पर्श करता हुआ हमने खींच दिया ए बी डैश, तो ये पृष्ठ क्या है, यही एक तरंगाग्र की नई स्थिति है, यानी कि दूसरा तरंगाग्र। ये स्थिति क्या है, नई। अब इस पे जितने भी कण स्थित होंगे उनसे भी नए स्रोत बनेंगे, यहाँ पे स्थित इससे, तो इस तरह से नए तरंगाग्र बनते जाएंगे, नई तरंगिकाएं बनते जाएंगे, उससे नए तरंगाग्र बनते जाएंगे और इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी और ये उस माध्यम से तरंगे आगे चारों दिशाओं में फैलती जाएंगी, ठीक है ना। ये इनका सिद्धांत था, ठीक। तो इस तरह से ये इनकी जो है, अभी हमने जो लिखा है कि इस क्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, माध्यम में नए तरंगाग्र बनते रहते हैं और इस प्रकार तरंगे आगे बढ़ती रहती हैं। इसके निर्माण द्वारा तरंगे आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है। इसके निर्माण से तरंगे क्या होती हैं, आगे बढ़ती है। तो आप इसको समतल से भी बना सकते हैं, है ना। जैसे कोई समतल प्रकाश स्रोत ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, तो एक जगह आपने बना लिया, फिर इस पे जितने पॉइंट स्थित हैं, है ना, अब इससे नई तरंगे निकलती हैं, ठीक। ये पहला तरंगाग्र है, ठीक, ऐसे इधर से आए होंगे। अब इनको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचें तो तरंगाग्र की नई स्थिति बताएगा ये, ठीक है। ये वाला है ना। यहाँ से अगर हम टी बराबर टी पे लें और सी चाल से चलें तो दूरी सी टी होगी, तो ये वाली जो दूरी होगी वो सी टी होगी। अब यहाँ पे ये तरंगाग्र की नई स्थिति है
इस तरह से इसकी पुनरावृत्ति आगे होती जाती है। उसने जो बैक साइड वाले तरंगाग्र की बात है, इसको उसने नकार दिया कि ये पीछे नहीं आती हैं, सिर्फ आगे बढ़ने वाली प्रवृत्ति होती है इनकी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। अब हम इसी का प्रिंसिपल का, इसी को कहने का मतलब है कि उठा करके हम आगे वाली जो अपवर्तन और परावर्तन का जो व्याख्या होगी, और हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या है, तो उसे हम अगले वीडियो लेक्चर में दोनों को लेके आएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और मुझे आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप जो पोर्शन आप इसमें समझ में नहीं आया होगा, हमें नहीं लगता है कि समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें क्लियर कट थी, तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हालांकि कोई पूछता नहीं, इसका मतलब है कि या तो इंटरेस्ट नहीं लेता होगा या तो उसको बातें समझ में आती होंगी। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जिन स्टूडेंट ने जो हमारे वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।